नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, जो कि बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि एंटार्क्टिका ऑन कौन करता है। तो हमारे पूरे विश्व के अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। सिर्फ एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब है वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एंटार्क्टिका चलाता कौन है? मतलब एंटार्क्टिका के अंदर अगर कुछ साइंटिफिक रिसर्च हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनको रेगुलेट कौन कर रहा है? क्या कोई वहाँ पे गवर्नमेंट है? क्या किसी कंट्री का वहाँ पे क्लेम है? या फिर उसको कोई भी नहीं चलाता? तो क्वेश्चन है कि उसको ओन कौन करता है? कौन एंटार्क्टिका का मालिक है? तो वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो विश्व के सातों कॉन्टिनेंट हैं, उसमें से पाँचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से भी दुगना बड़ा कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका है। बट एंटार्क्टिका की वेदर कंडीशंस के हिसाब से एंटार्क्टिका के अंदर कोई भी नहीं रहता। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे विंडिएस्ट और सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। कोल्डेस्ट इसलिए बिकॉज वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो -89 डिग्री तक पहुँच जाता है। विंडियस इसलिए बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा हवाएं चलती हैं। और ड्राइस इसलिए बिकॉज वहाँ पे बहुत ही कम बारिश पड़ती है, और जो थोड़ी मोड़ी बारिश पड़ती है वो बारिश पड़ते ही बर्फ़ में बदल जाती है। इसलिए ये कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट और ड्राइएस्ट प्लेस है दुनिया में, प्लानट अर्थ पे। आज से करीब 200 साल पहले से ही ये क्लेम चल रहे हैं कि एंटार्क्टिका को मैंने डिस्कवर किया, एंटार्क्टिका को इस देश ने डिस्कवर किया। ऐसे ही एक इंसिडेंट में सोवियत यूनियन ने अपने एक झंडे को ऊपर से गिरा दिया था एंटार्क्टिका के ऊपर, और बोला कि ये झंडा यहाँ पे गिरा है, उसका सारा एरिया जो है, उसके आसपास का सारा एरिया अब सोवियत यूनियन का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्लेम आए, लेकिन ईयर 1911 और 1912 के बीच में एक ऑफिशियल रेस चल गई दो बड़े एक्सप्लोरर्स के बीच में, जो कि थे रोल्ड एमंडसन और रॉबर्ट स्कॉट, कि सबसे पहले एंटार्क्टिका के साउथ पोल पे कौन पहुंचेगा। तो इन दोनों में से जो रेस थी वो रोल्ड एमंडसन ने जीत दी। और रोल्ड एमंडसन करीब 34 दिन पहले साउथ पोल पहुंच गए थे। और यहाँ पे एक ट्रेजिक इंसिडेंट भी हुआ था, जिसमें रॉबर्ट स्कॉट और उनकी टीम ने उस जगह से वापस आते वक्त अपनी जान खो दी थी। लेकिन रोल्ड एमंडसन एक पहले इंसान बन गए थे जो ऑफिशियली साउथ पोल को सबसे पहले रीच किए थे। और उसके बाद से करीब 7 देशों के बीच में एक एक बहस छिड़ गई कि ये जो एंटार्क्टिका है उस पर किसका क्लेम है। तो 7 देश यहाँ पर आए और सबने अपना अपना क्लेम जमाना शुरू कर दिया। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, जो ये येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट का जो क्लेम था वो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। जो येलो वाला पार्ट है, इसका क्लेम ऑस्ट्रेलिया ने किया। फिर जो ब्लू वाला पार्ट है, ये फ्रांस ने क्लेम किया। ये जो पर्पल वाला पार्ट है, ये नॉर्वे ने क्लेम किया। और ये जो आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये पार्ट जो है, ये 3 कंट्री ने क्लेम किया। ये यूके ने क्लेम किया, अर्जेंटीना ने क्लेम किया और चिली ने क्लेम किया। और जो ये वाला पार्ट है, ये न्यूजीलैंड ने क्लेम किया। और ये वाला जो टेरिटरी है, ये अनक्लेम्ड है, ये किसी ने क्लेम नहीं करी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 7 कंट्रीज़ ने अपना अलग अलग क्लेम दिखाना शुरू कर दिया, और बाकी कंट्रीज़ भी रेस में आ गई कि ये हिस्सा हमारा है और ये हिस्सा हमारा है। उसके बाद में हम देखते हैं किस तरीके से रिजॉल्व हुआ। तो जब काफ़ी कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपना क्लेम दिखाना शुरू कर दिया, उसके बाद एक पीस के लिए, एक शांति समझौते के लिए एक ट्रीटी साइन हुई, जिसका नाम था द एंटार्क्टिक ट्रीटी। जो एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम था वो 1 दिसंबर 1959 में साइन हुआ, और करीब 12 कंट्रीज़ ने शुरुआत में साइन किया। ये इफेक्टिव हुआ था जून 23, 1961 से। और इसके अंदर क्या तय हुआ, ये हम जान लेते हैं कि इस ट्रीटी के अंदर ऐसा क्या हुआ, ताकि उसके बाद से कोई भी कंट्री वहाँ पे अपना क्लेम नहीं एस्टेब्लिश कर रही है और वहाँ पे शांति है। तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पे डिसाइड हुई कि मिलिट्री यूज़ नहीं होगा, यानी कि कोई भी कंट्री वहाँ पे अपने मिलिट्री एस्टेब्लिश नहीं करेगी, ये दिखाने के लिए कि ये हिस्सा हमारा है। दूसरा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करी जाएंगी, और जो भी उन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होगा वो आपस में सारी कंट्रीज बांट लेगी। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था एनी टेरिटोरियल क्लेम्स पुट ऑन होल्ड, यानी कि जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि 7 कंट्रीज ने अपना अपना यहाँ पे क्लेम एस्टेब्लिश किया था, वो सारे क्लेम्स जो हैं वो होल्ड पे चले जाएंगे, यानी कि कोई भी कंट्री अपना यहाँ पे क्लेम एस्टेब्लिश नहीं करेगा फॉर द टाइम बिंग। अब टाइम बिंग का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो ट्रीटी है ये 2048 में ख़त्म हो जाएगी। तो 2048 तक कोई भी कंट्री यहाँ पे अपना क्लेम एस्टेब्लिश नहीं करेगा। लेकिन हमें नहीं पता कि 2048 के बाद इसका क्या होने वाला है। क्या कोई कंट्री फिर से यहाँ पे एक ट्रीटी का मतलब फिर से एक और ट्रीटी यहाँ पे साइन होगी, या इस ट्रीटी को रिन्यू करा जाएगा, या फिर कंट्रीज इसको नहीं साइन करेगी और अपना अपना दोबारा से क्लेम एस्टेब्लिश करना शुरू कर देगी। तो वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट। पांचवा, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्री जोन ये माना जाएगा, यहाँ पे कोई भी कंट्री अपना
न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी, और जो ये है ये सिर्फ जो ट्रीटी है ये सिर्फ लैंड पे अप्लाई नहीं होगी, सीज पे अप्लाई वहाँ पे नहीं होगी। ऑल स्टेट ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर नेशंस, यहाँ पे सारे जो हैं सारे स्टेशन जो होंगे वो दूसरे कंट्रीज जो हैं वो कभी भी आके इंस्पेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम में डिसाइड हुई थी। ट्रीटी के साइन होने के बाद से आज तक इस कॉन्टिनेंट पे सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च करी जाती है और उसके रिजल्ट्स आपस में बांट लिए जाते हैं। लेकिन इस ट्रीटी के ख़त्म होने के बाद आगे इस कॉन्टिनेंट के साथ क्या होगा, प्लीज़ आप लोग जो भी सोचते हैं कमेंट्स में लिखकर बताइए और फिर डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो लाइक करके जाना।